गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसको क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि हर प्रकार की डिजीज पोर्शन के अंदर आपको एक ही चीज को, कंसेप्ट को क्लियर रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का कौन सा इम्बैलेंस होगा और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स को इंटरवेंट करना पड़ेगा। ये अगर नॉलेजेबल दृष्टि से बोले तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कभी आप रेजिडेंट डॉक्टर से, कभी आप सर्जन से, कभी आप किसी भी डॉक्टर से या फिर स्टाफ नर्स से या नर्सिंग ऑफिसर से किसी बात करेंगे, उस कंडीशन पे आपके नॉलेज को क्लियर करता है कि इस कंडीशन में आपको किस इलेक्ट्रोलाइट्स को चढ़ाना है, इस कंडीशन में किस इलेक्ट्रोलाइट्स को डिप्लेशन करना है, बाहर निकालना है, एक्सवाइजेड। और थियोरेटिकल रिव्यू की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस को समझने से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके पास में फ्लूइड का स्मॉल इंट्रोडक्शन लिया था और इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं वो बताया था। ज्यादा डीप नहीं लिया, अब अपन इसको डीप लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस से पहले हमारे पास में मेजर 5 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सोडियम। इनकी नॉर्मल वैल्यूएशन कितनी होती है? 8.6 से 10.0 mg पर डीएल। पोटेशियम की होती है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉस्फोरस की होती है 2.5 से 4.5 mg पर डीएल। मैग्नीशियम की होती है 1.6 से 2.6 mg पर डीएल एंड सोडियम की होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की बात करें तो जब इनके इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मल वैल्यूएशन में कमी होगी या अधिकता होगी, उसी कंडीशन के आधार पे हाइपो या हाइपर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस को रखा जाएगा। जैसे कि हम बात करें कि हाइपोकैल्शियमिया एंड हाइपर कैल्शियमिया, ये क्या होते हैं? ये कैल्शियम के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं। नॉर्मल वैल्यूएशन कैल्शियम की कितनी बताई थी मैंने? 8.6 से 10.0 mg पर डीएल। अब इसका मतलब हाइपोकैल्शियमिया क्या होगा? व्हेन सीरम कैल्शियम वैल्यू जस्ट बिलो द 8.6 mg पर डीएल, दिस कंडीशन आर कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिया। अगर बात करें हाइपर कैल्शियमिया की, तो हाइपर कैल्शियमिया कैसे बोलेंगे? व्हेन सीरम कैल्शियम वैल्यू जस्ट अबव द 10.0 mg पर डीएल, दिस कंडीशन आर कॉल्ड हाइपर कैल्शियमिया। अगर अपन बात करें पोटेशियम की, हाइपोकैलेमिया किसे कहेंगे? तो जब सीरम पोटेशियम की वैल्यू 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगी तो इसे हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। और जब सीरम पोटेशियम वैल्यू की वैल्यू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक हो जाएगी तो इसे हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। जब बात करें अपन फॉस्फोरस के इम्बैलेंसेस की, when serum phosphorus value just below the 2.5 mg per dl, this condition are called hypophosphatemia। और हाइपरफॉस्फेटेमिया किसे बोलेंगे? जब सीरम फॉस्फोरस की वैल्यू 4.5 mg पर डीएल से अबव हो जाएगी तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरफॉस्फेटेमिया। नेक्स्ट नंबर पर आपका में मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम में हाइपोमैग्नीशियमिया। when serum magnesium value just below the 1.6 mg per dl, this condition are called hypomagnesemia। और अगर बात करें हाइपर मैग्नीशियमिया, तो हाइपर मैग्नीशियमिया बोलेंगे व्हेन सीरम मैग्नीशियम वैल्यू जस्ट अबव 2.6 mg पर डीएल, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? हाइपर मैग्नीशियमिया। नेक्स्ट नंबर पर है सोडियम का इंबैलेंसेस। सोडियम के इंबैलेंसेस के अंदर हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किसे बोलेंगे? व्हेन सीरम सोडियम वैल्यू बिलो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आर कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया। और व्हेन सीरम सोडियम वैल्यू जस्ट अबव 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस कंडीशन आर कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। मैंने अभी आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का स्मॉल इंट्रोडक्शन दिया है विद द डेफिनेशन। अब हम हर इलेक्ट्रोलाइट्स को मेजर तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं और वो है कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें अगर अपन, तो कैल्शियम में अपन देखेंगे तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यूएशन कितनी होती है? 8.6 से 10.0 mg पर डीएल। और इसके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? हाइपोकैल्शियमिया एंड हाइपरकैल्शियमिया। हाइपोकैल्शियमिया किसे बोलेंगे? व्हेन सीरम कैल्शियम वैल्यू बिलो 8.6 mg पर डीएल। और हाइपरकैल्शियमिया किसे बोलेंगे? व्हेन सीरम कैल्शियम वैल्यू अबव 10.0 mg पर डीएल, दिस कंडीशन आर कॉल्ड हाइपर कैल्शियमिया।
अब हम कैल्शियम के बारे में आपको बताते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेरा स्टडी ऑफ पैटर्न किस प्रकार से है कि हम कोई सा भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स में, चाहे तो हाइपोमैग्नीशियमिया हो, हाइपरमैग्नीशियमिया हो, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो, हाइपरफॉस्फेटेमिया हो, हाइपोकैलेमिया हो, हाइपरकैलेमिया हो, कोई भी अगर हम टॉपिक पढ़ते हैं हम उसको 4 स्टेप में कवर करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया ही, मान लीजिए आप इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया, तो इस हाइपोकैल्सीमिया के लिए आपको 4 स्टेप में इस टॉपिक को क्लियर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा डेफिनेशन। क्या होगा, डेफिनेशन। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे होगा आपके पास में कॉजेस। कॉजेस के बाद में थर्ड स्टेप पे क्या होगा, साइन और सिम्टम्स, और फोर्थ स्टेप पे होगा इंटरवेंशन। ये 4 स्टेप्स को आपको याद रखना है। हम इन चारों स्टेपों को पूरी ढंग से क्लियर करेंगे आपके सामने। अगर हम बात करें हाइपोमैग्नीशियमिया, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर अपन हाइपोमैग्नीशियमिया को कैसे पढ़ेंगे, तो आप हाइपोमैग्नीशियमिया में क्या पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद में कॉजेस, किन कारणों से हाइपोमैग्नीशियमिया होगा, फिर साइन सिम्टम्स, हाइपोमैग्नीशियमिया के कारण से बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और उसके बाद इंटरवेंशन, हाइपोमैग्नीशियमिया को ट्रीट कैसे करोगे, वो आपके सामने इंटरवेंशन होगा। तो आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो भी आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको चारों को सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को 4 स्टेप में आप क्लियर करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले कैल्शियम का इंट्रोडक्शन रखेंगे। इसको हम यहां पर एक टॉपिक रख लेते हैं, कैल्शियम का इंट्रोडक्शन। पहले हम कैल्शियम का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, और कैल्शियम का इंट्रोडक्शन जैसे ही हम पूरा कर लेंगे तो तुरंत ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस के अंदर हाइपोकैल्सीमिया को क्लियर करेंगे और हाइपरकैल्सीमिया को क्लियर करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर सबसे पहले अपन कैल्शियम का इंट्रोडक्शन रखते हैं। अब कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यूएशन 8.6 से 10.0 mg/dl, और ये कहां से मिलेगा, तो अपन बोलेंगे अपन को भोज्य पदार्थों से मिलेगा। तो इसको समझने के लिए अपन ने यहां पर एक सिस्टम में क्या किया, अपन ने यहां पर माउथ रखा, और माउथ के अंदर अपन ने क्या, भोजन लिया। क्या लिया अपन ने, भोजन। भोजन के अंदर क्या लिया आपने, कार्बोहाइड्रेट लिया, लिपिड लिया और प्रोटीन लिया। कार्बोहाइड्रेट लिया, लिपिड लिया और प्रोटीन लिया। इस कंडीशन पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स भोजन के रूप में अपन के बॉडी के अंदर आया, और इसका आंशिक पाचन या फिर बोले पार्शियल डाइजेशन, ये क्वेश्चन की फॉर्म है एग्जाम में कि भोजन का आंशिक पाचन कहां पर होता है, तो आप बोलेंगे पार्शियल डाइजेशन कहां पर होता है, तो आप बोलेंगे स्टोमक में होता है। कहां पर होता है, स्टोमक में। और स्टोमक के अंदर किसके द्वारा होता है, तो आप बोलेंगे HCl के द्वारा ब्रेक डाउन होता है। और अगर अपन बोलें कि अंतिम पाचन, कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होगा, तो आप बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहां पर मैंने लिख दिया कंप्लीट डाइजेशन, और कंप्लीट डाइजेशन कहां पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब भोजन का अंतिम पाचन हो गया, यहां पर आपको पास में विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैल्शियम, तो हमने यहां पर इसको रख लिया, ये आपके पास में कैल्शियम भोजन के अंतिम पाचन के रूप में आपको प्राप्त होगा। अब ये कैल्शियम यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर आएगा, ये आपके पास में आएगा किसमें, ब्लड में। कहां पर आएगा, ब्लड में। तो ये अपन ने इस प्रकार से रेड कलर से ब्लड को इंडिकेट किया, ये आपके सामने ब्लड में कैल्शियम है, ये रहा ब्लड। ब्लड। अब इस कंडीशन को समझने के लिए आपके पास में एक लॉजिक आता है। यहां पर एक आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, और वो है विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल, विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन of calcium in small intestine. तो विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जब होगा जब विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अब विटामिन डी के कंसेप्ट को क्या है कि विटामिन डी एक्टिवेशन फॉर्म में होना चाहिए। विटामिन डी क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन फॉर्म में होना चाहिए। तो अब इसके एक्टिवेशन फॉर्म को समझना पड़ेगा अपने को।
कि विटामिन डी की एक्टिवेशन फॉर्म क्या होती है। इसको समझने के लिए आपको विटामिन डी के साइकिल को देखना पड़ेगा एक बार। ये आपके पास में विटामिन डी के क्लियर करने के लिए अपन यहां पर विटामिन डी का साइकिल बना रहे हैं। विटामिन डी साइकिल, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर होता है अपन के पास में केमिकल कंपोनेंट, उसे बोलते हैं 7 कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं अपन इसे? 7 कोलेस्ट्रॉल। और जब इस 7 कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, यूवी रेज पड़ेंगी, यूवी रेज, यूवी रेज के कारण से आपके सामने केमिकल कंपोनेंट प्राप्त होगा कोले कैल्सिफ्रॉल। ये कोले कैल्सिफ्रॉल ब्लड के द्वारा किस में जाएगा? ये कोले कैल्सिफ्रॉल ब्लड के द्वारा जाएगा लिवर में। लिवर में, लिवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, उस एंजाइम का नेम है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा इसका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। और फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन के कारण यह बनेगा लिवर में 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल। कोले कैल्सिफ्रॉल, इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, 25 हाइड्रोक्सी को OH में लिखा होता है किताबों में, कोले कैल्सिफ्रॉल। 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल अब जाएगा लिवर से कहां पर? किडनी में। किडनी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इस एंजाइम का नेम है 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसके द्वारा इसका सेकंड फॉस्फोराइलेशन होगा। क्या होगा? सेकंड फॉस्फोराइलेशन। और आपके पास में सेकंड फॉस्फोराइलेशन से बनेगा 125, सेकंड हुआ डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल। ये फाइनली आपके सामने एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। आपसे अगर पूछे कि एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन में रख दे कोले कैल्सिफ्रॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल या 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल, तो आप बोलेंगे 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल। कहां पर बनता है? किडनी में बनता है। अब ये 125 डाइहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफ्रॉल, जहां पर एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी कहां पर हो रहा है? किडनी में। लेकिन यह बनता तो किडनी में है और इफेक्ट कहां करेगा? तो यह जाता है आपके पास में स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप थ्योरी को देखें तो ये आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन हो गया, और ल्यूमन के आगे ये हो गई म्यूकोसल, सब म्यूकोसल, और ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना लेयर। सेम एस कंडीशन यहां पर भी, म्यूकोसल, सब म्यूकोसल और मस्कुलरिस एक्सटर्नल लेयर, और ये हो गया ल्यूमन। अब ये आया आपके पास में ग्रीन कलर में
विटामिन डी एक्टिवेट फॉर्म के अंदर 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लाइनिंग के अंदर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर को बोलते हैं वीडीआर। इसको क्या बोलते हैं अपन? वीडीआर। वीडीआर बोलते हैं अपन इसको, विटामिन डी रिसेप्टर। इस विटामिन डी रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल आकर के जुड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया विटामिन डी की एक्टिवेट फॉर्म आकर के जुड़ी, ये विटामिन डी आकर के जुड़ा, कहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्टिवेशन कहां पर हुआ? किडनी के अंदर। आया कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट म्यूकोसा लाइनिंग में प्रेजेंट वीडीआर रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ा। विटामिन डी रिसेप्टर पे कौन जुड़ा जाकर के? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जुड़ा। तो क्या होगा यहां पर आपके सामने? ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के थ्रू मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा, और मैसेंजर आरएनए के निर्माण के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होगा, और इस प्रोटीन को बोलेंगे हम कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा प्रोटीन जो कैल्शियम को बाइंड करे, ऐसा प्रोटीन जो कैल्शियम को बाइंड करे, उसे बोलेंगे कैल्सी बाइंडिन प्रोटीन। तो विटामिन डी के द्वारा क्या हुआ? कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण हुआ, जिसके कारण से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहां पर आपके सामने समझने की चीज है, अपन डायरेक्ट बोल दें कि विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे बोलेंगे? विटामिन डी कौन सा? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, किस फॉर्म में? कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करेगा विटामिन डी, जिसके कारण से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा अपन कंपटीशन लेवल के ऊपर लेकर के जाने की कोशिश करें, तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे आप? अगर आपसे क्वेश्चन को रखें कि यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन ए रख दें आपके सामने कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल। दूसरे नंबर पे लिख दें अपन कैल्सीडायोल, तीसरे नंबर पे लिख दें अपन कैल्सीट्रायोल, एंड चौथे नंबर पे अगर अपन लिख दें ऑल अबव। इस प्रकार से कई बार पेपर में आता है ऑल अबव। तो यहां पर आप लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा कि सर ने तो आपको बताया था 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल और 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। तो यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर ये याद रखना है कि 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का दूसरा नाम होता है कैल्सीडायोल। क्या होता है? कैल्सीडायोल। और 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का दूसरा नाम होता है कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल। तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि कैल्सीट्रायोल इज द एक्टिवेशन, फाइनल एक्टिवेशन फॉर्म ऑफ विटामिन डी। कहां पर बनेगा कैल्सीट्रायोल? किडनी में। कैल्सीडायोल कहां पर बनेगा? तो आप बोलेंगे लिवर में। और इस आधार के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। अब आपको दोबारा से मैं बताता हूं जो मैंने आपको अभी बताया। मैंने आपको बताया कैल्शियम साइकिल मैंने शुरू किया था। कैल्शियम साइकिल के अंदर हमने कैल्शियम मिनरल्स को आउटपुट लेने की कोशिश की। भोजन के अंतिम पाचन से हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का मैन्युफैक्चरेशन किया, कैल्शियम बना। तो कैल्शियम ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो आपको एक कंसेप्ट रखा कि विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन विटामिन डी। किस आधार पर बोले? तो विटामिन डी के एक्टिवेशन फॉर्म कैल्सीट्रायोल या 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन किडनी। किडनी के अंदर फाइनल एक्टिवेशन होगा विटामिन डी का, और यह बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा, और कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन के कारण से कैल्शियम का बाइंड होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और अब ब्लड में कहां क्या आ चुका है? आपके सामने क्या आ चुका है? कैल्शियम आ चुका है। And vitamin D is responsible for the absorption of calcium in the small intestine. विटामिन डी किस फॉर्म में? कैल्सीट्रायोल की फॉर्म में। और क्या बनाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के? कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन्स। और कैल्सी बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करेगा? कैल्शियम को बाउंड करने का काम करेगा, और इस प्रकार से ये कहां पर आ जाएगा इस समय? ब्लड।
ब्लड में जब कैल्शियम आएगा तो ये यहां से जाएगा ब्लड से बोन्स के अंदर, और बोन से ये आएगा दोबारा से ब्लड के अंदर, ब्लड से ये जाएगा किडनी में, किडनी से वापस कहाँ जाएगा, ब्लड में। इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर बना दिया किडनी। किडनी, ब्लड से कैल्शियम बोन्स में जा रहा है, बोन से कैल्शियम वापस आ रहा है ब्लड में, ब्लड से कैल्शियम किडनी में जा रहा है, किडनी से वापस जा रहा है ब्लड। ये कौन सा कैल्शियम है, ये है फ्री कैल्शियम आयन, ये है फ्री कैल्शियम आयन। इनका कंसेप्ट अपन लेटर ऑन लेंगे, इसका कंसेप्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर नॉर्मल फ्लो देख रहे हैं। ब्लड से कैल्शियम बोन्स में जाता है, बोन से कैल्शियम ब्लड में आता है, ब्लड से कैल्शियम किडनी में जाता है, किडनी से कैल्शियम दोबारा से ब्लड में आता है। किस बेस के ऊपर, तो इसको समझने के लिए सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं हम, और वो फॉर्मूला है कि ब्लड में कैल्शियम को कौन बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम को कौन बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए अपन ने चिन्ह बना दिया इंक्रीज। तो आप यहां पर डायरेक्ट याद रखें कि पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। और अगर बात करें कि ब्लड में कैल्शियम को कौन घटाता है, तो ब्लड में कैल्शियम को कौन घटाएगा, तो आप यहां पर डायरेक्ट आंसर देंगे कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। इसका मतलब आप देखें कि जब ब्लड से कैल्शियम बोन्स में जा रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहां पर इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ब्लड में कैल्शियम की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस वाली रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, इस वाली रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। सेम एज कंडीशन, ब्लड से कैल्शियम किडनी में जा रहा है, तो इस वाली रिएक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, कैल्सीटोनिन। किडनी से दोबारा से ब्लड में आ रहा है, बोन से दोबारा से ब्लड में आ रहा है कैल्शियम, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, तो आप बोलेंगे पैराथायराइड हार्मोन। फेमस कंडीशन यहां पर क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन। इसको सिंपल और समझने के लिए यहां पर हम दो टर्म रखते हैं। पहली टर्म है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरी टर्म है रिजॉर्प्शन। कंपटीशन दृष्टि से भी ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रीएब्जॉर्प्शन और रिजॉर्प्शन क्या होता है। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किडनी से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने पढ़ी होगी कि किडनी से क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू कैल्शियम कहां पर आता है, दोबारा ब्लड में आता है। तो इस वाली मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं आप, रीएब्जॉर्प्शन। और जब कैल्शियम बोन से ब्लड के अंदर आए, तो इस वाली मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे आप, रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रिजॉर्प्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे पीटीएच। आपसे पूछे कि रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलेंगे पीटीएच। आपको यह ध्यान रखना है रिजॉर्प्शन किसे कहेंगे, तो आप बोलेंगे रिजॉर्प्शन में कैल्शियम कहां से कहां आएगा, कैल्शियम आएगा बोन से और ब्लड के मध्य में। और अगर आपको रीएब्जॉर्प्शन में कहां से आएगा, तो आप बोलेंगे किडनी से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू कहां पर आएगा, ब्लड में। मैकेनिज्म पे ध्यान दे थोड़ा सा, इसका यूज बाद में करेंगे। तो ये सिंपल साइकिल है आपके सामने, और डीप इसको बाद में लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हम दोबारा से पूरा एक बार शॉर्ट में बता देता हूं मैं जो आपको पढ़ाया, कि भोजन के अंतिम पाचन से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम मिनरल्स पाए जाते हैं, और विटामिन डी मतलब कैल्सिट्रायोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इट मीन्स कैल्सिबाइंडिन का प्रोटीन का निर्माण करते हैं लोग। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये ब्लड में आता है, ब्लड से ये है कैल्सिटोनिन के द्वारा बोन्स में जाता है, बोन से यह पीटीएच के द्वारा वापस ब्लड में आता है, ब्लड से कैल्सिटोनिन के थ्रू किडनी में जाता है, किडनी से वापस से ब्लड में आता है पैराथायराइड हार्मोन के द्वारा। यहाँ पर दो टर्म अपन ने देखी, रिजॉर्प्शन मैकेनिज्म एंड रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म।
अब आपको हम इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम जनरल व्यू ऑफ कैल्शियम को डिस्कस करने का हम पहला टॉपिक लेंगे हाइपोकैल्सीमिया। मैंने आपको अभी क्लास में बताया था कि जब हम कोई भी इम्बैलेंस लेंगे तो 4 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन